हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ विशाल कुमार कुमावत एंड वेलकम टू वीके स्क्वायर। सो आज जो वीडियो होने वाली है, ये वीडियो जो हमने नई सीरीज़ निकाली थी जिसके अंदर राजस्थान हिस्ट्री के बारे में स्टार्ट किया था, तो उस सीरीज़ की थर्ड वीडियो है। इससे पहले हमने 1857 रिवॉल्ट के अंदर 2 वीडियोस कंप्लीट करी थी और इस वाली वीडियो में हम क्या स्टार्ट करेंगे, जो ट्राइबल और पीजेंट के जो मूवमेंट्स हुए थे वो स्टार्ट करेंगे। तो आज की वीडियो में क्या पढ़ेंगे, हम ट्राइबल मूवमेंट्स पढ़ेंगे। एक तरह से कह सकता हूँ कि जो आदिवासियों के जो मूवमेंट्स हुए थे उनके बारे में पढ़ेंगे, जिस पर डिटेल मैंने यहाँ पर लिखा हुआ क्या क्या पढ़ेंगे। अब देखो, आपसे ये कहना चाहता हूँ कि हाँ, काफ़ी सारी रिक्वेस्ट आई थी कि वीडियो आने में बहुत ज़्यादा मतलब टाइम लग गया। तो देखो, इसमें क्या सर, मैं थोड़ा बिजी हो गया था फैमिली फंक्शन के चक्कर में, बट अब से एक वीडियो मैं कंटिन्यू निकालूंगा। हर 2-3 दिन में एक वीडियो आ जाएगी, तो इसी के लिए डिले नहीं रहेगा। हाँ, बस ये है कि मैंने आपको जैसा पहले बताया था कि मेरे लिए यहाँ पर क्या है, एक्चुअल में अभी मेरा मतलब कह सकता हूँ इस चैनल में मैं अकेला ही हूँ, तो सब एडिटिंग का काम, सारा काम मैं ही करता हूँ, तो उसमें थोड़ा टाइम चला जाता है। ठीक है, तो मैं खुद की वीडियो नहीं डालूंगा, बट ऐसी वाली वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा। और इसमें थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइस आएगा तो उसको आप मतलब नज़रअंदाज कर दो, उसको मत देखो। आप सिर्फ देखो कंटेंट क्या पढ़ा रहा हूँ, अब जो मैं बोल रहा हूँ उसको देखो। अगर आपको लग रहा है कि मैं जो बता रहा हूँ, जो बोल रहा हूँ, आपको वॉइस क्लियर नहीं आ रही, तो मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। तो देखो, आज का टॉपिक है, स्टार्ट है। आज का टॉपिक है ट्राइबल मूवमेंट ऑफ राजस्थान। दिस इज क्लास 3 और हम क्या क्या पढ़ेंगे आज हम पढ़ेंगे भगत मूवमेंट, एकी मूवमेंट, मीणा मूवमेंट एंड भील मूवमेंट। ठीक है। और हाँ, आपसे एक और चेंज करना चाहता हूँ कि इकलौता चैनल है। इकलौता इन द सेंस मैं कह सकता हूँ कि ऐसा चैनल है जहाँ पर इंग्लिश मीडियम के अंदर मैं बहुत कोशिश करता हूँ ताकि जो भी इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है जो राजस्थान के एग्जाम की तैयारी करते लिए, तो उनके लिए मैं यहाँ पर इंग्लिश के अंदर कंटेंट डालता हूँ। हालांकि देखो, इतना मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, अभी बता रहा हूँ, पहले बाद नहीं बताऊँगा कि देखो, अगर आप इंग्लिश मीडियम के हो तो अगर आपको हिंदी नहीं आती तो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू टू गेट सेलेक्ट इन राजस्थान एग्जाम, क्योंकि राजस्थान कोई भी एग्जाम में आपको थोड़ी बहुत हिंदी आनी चाहिए। ठीक है ना। और एक और चीज़ कहना चाहता हूँ कि अगर आप चैनल को नए हो चैनल पे, तो आप सब्सक्राइब करिए ताकि जो भी मैं वीडियो डालूंगा अपडेट हो जाएगी फिर बाद में। और हाँ, एक टेलीग्राम चैनल भी है मेरा, तो उस टेलीग्राम चैनल पे भी आ सकते हैं आप। तो टेलीग्राम चैनल है वीके स्क्वायर और जे, इसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ पर जाके आप उस पर लिंक में चले जाओ। क्या होता है, टेलीग्राम पे आप जाओगे ना, तो जो मैं वीडियो बनाऊंगा उस वीडियो को 1 दिन 2 दिन पहले वहाँ पर मैं अपलोड करा के बता दूंगा कि इस तारीख को, फलाना तारीख को वीडियो आ जाएगी, तो आप वहाँ जाके देख सकते हो। ठीक है। तो हम एक एक करके आज टॉपिक कंप्लीट करेंगे। पहले हम भगत मूवमेंट पढ़ेंगे, फिर एक ही मूवमेंट पढ़ेंगे, फिर मीणा मूवमेंट पढ़ेंगे, फिर भील मूवमेंट पढ़ेंगे। ठीक है। तो देखो, सब चीज़ तो मैं नहीं करा रहा यहाँ पर पीसेंट इस वाली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करूँगा, क्योंकि ट्राइबल मूवमेंट भी बहुत ज़्यादा है, पीसेंट मूवमेंट बहुत ज़्यादा है। बट मेरा ऐसा मतलब कहने का मतलब है कि एक एक वीडियो में डिटेल से हर चीज़ पढ़नी चाहिए, क्योंकि डिटेल में पढ़ोगे तो काम आएगी। क्योंकि राजस्थान के एग्जाम के अंदर एक एक पॉइंट पे क्वेश्चन पूछा जाता है आजकल, क्योंकि इतना टफ बन गया और विदाउट रिविजन आप नहीं कर सकते, ये आप मान के चलो। ठीक है। और जो ये मैं वीडियो पढ़ाता हूँ, ये सब एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेगी। ठीक है। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो देखो, एक्चुअल में अब क्वेश्चन मन में आता है कि सर, ये आप बोल रहे हो ट्राइबल मूवमेंट्स है, पीजेंट मूवमेंट्स है, ये क्यों हुए थे। तो देखो, 1857 के बाद की बात है। उस टाइम क्या थे कि, तो वो हमको पता है अंग्रेजों का राज था, शासन था, बट राजस्थान में पेंसिली स्टेट भी ज़्यादा थे। ठीक है। कितने स्टेट थे, 19 स्टेट थे। अब सब जगह था क्या था, राजा महाराजा थे। तो देखो, राजा होते हैं अच्छे, सब मैक्सिमम राजा सब सही होते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा कि कोई खराब कोई नहीं होता, राजा बहुत अच्छे होते हैं। राजा अच्छे थे तभी तो इतना अच्छा शासन चला था, जब तो राजस्थान में इतना अच्छा गौरव का इतिहास है। बट ऐसा है कि जब राजा क्या होता है कि प्रॉपर, जैसे मान लेते हैं, इमेजिन करो जोधपुर को राजा है, जोधपुर राजा। अब वो पूरा जोधपुर, इतना बड़ा जोधपुर थोड़ी चला सकता है। वो क्या करेगा, अपने अपने जोधपुर के अंदर पर्टिकुलर चीज़ों को जागीर दे देगा, डिवाइड कर देगा, कोई सावंत को लगा देगा, किसी को क्या लगा देगा, किसी को क्या लगा देगा। ऐसे से क्या करता है, ये राजा जो होते हैं ना, अपने अंडर अंडर लोगों को लगाते हैं। जैसे आप कॉमन सेंस समझो, जैसे आज के टाइम में अगर मान लो कि जैसे जो अपने आईएएस का जो हेड होता है राजस्थान पूरे स्टेट के अंदर, वो कौन होता है, चीफ सेक्रेटरी होता है, जो कि जयपुर में बैठता है। अब उसके अंदर क्या आते हैं, असिस्टेंट सेक्रेटरी आते हैं, उसके नीचे सेक्रेटरी आते हैं। फिर उसके बाद में अलग अलग डिविजन्स के हेड होते हैं, इसको क्या बोलते हैं, डिविजनल कमिश्नर। फिर उसके नीचे क्या होते हैं, अलग अलग जिले में अलग अलग कलेक्टर होते हैं। फिर उसके नीचे क्या होता है, तहसील होती है, तहसीलदार होते हैं। उसके नीचे क्या होता है, पटवारी होते हैं। तो इन द सेंस ऐसा कहना, मैं ये इसलिए बता रहा हूँ एग्जाम्पल, कि चीफ सेक्रेटरी जो होता है ना, वो एक एक मतलब जैसे जोधपुर में जाके, सिरोही में जाके, एक एक जगह जाके बात नहीं कर सकता, काम नहीं कर सकता। क्यों, तो वो इतना ज़्यादा हो जाता है क्वांटिटी, तो उस चीज़ को काम करने के लिए क्या करता है, अपने अंडर खूब सारे लोगों को रख देता है, मतलब उसके अंडर में काम करते लोग। तो उस टाइम क्या होता है, रजवाड़ों के टाइम पे ये होता था सिस्टम कि वो भी ऐसे होता था। तो वो इतना बड़ा जो स्टेट होता था, जैसे जोधपुर का है, जयपुर का है, मैं कह सकता हूँ कि मेवाड़ का है, तो यहाँ पर क्या होता था, राजा डायरेक्टली टू द मतलब कह सकता हूँ लोगों के सामने नहीं बैठ सकता था, मतलब उनकी बात इतना नहीं सुन पाता, बिकॉज इतनी क्वांटिटी रहती थी। तो उसमें क्या करता था, वो क्या करता था कि फ्यूडल सिस्टम रहता था। फ्यूडल सिस्टम को पता है, फ्यूडल सिस्टम क्या होता है, एक्चुअली सामंतवाद, इसको हिंदी में बोलते हैं सामंतवाद, फ्यूडल सिस्टम बोलते हैं। तो फ्यूडल लॉर्ड्स इनको डाल देते थे ताकि ये पर्टिकुलर जगह के वहाँ पर वही देख रेख रखेंगे और उनको जागीर दे देते हैं, मतलब जमीन की ओनरशिप इन द सेंस।
बस उनको क्या बोलते थे बदले में कि भाई आप टैक्स दे दो या कुछ पेमेंट या कुछ इनकम हो जाए, ताकि वो अपने अपने जगह का पर्टिकुलर एरिया उसको संभाले ताकि वो राजा को इनकम देवे। तो ये चीज़ होती थी फ्यूडल्स की। तो मैं ये इतना आपको इतना इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज देखो राजा कभी गलत नहीं चाहेगा। बहुत रेयर होते हैं जो ऐसा सोचते हैं, आप कोई परवाह नहीं करते, प्रजा की राजा हर परवाह करता है, ठीक है। क्योंकि आप ये चीज़ कोई भी अगर बोल दे राजस्थान के अंदर कि राजा परवाह नहीं करते थे लोगों की, तो ये चीज़ गलत है। उल्टा बजाय इसका आंसर ये हो सकता है कि राजा कर नहीं पा सकता था, क्योंकि उसको इतना बड़ा वो बोलते हैं वाइड एरिया होता था कि वो हर एक के मतलब जो समस्या होती सुन नहीं सकते थे, टाइम लगता था, हर चीज़ का टाइम लगता था। तो उसमें क्या होता है, जैसे फ्यूडल लॉर्ड्स किए तो देखो अब अलग अलग जगह फ्यूडल्स होते थे। अब कुछ फ्यूडल लॉर्ड्स क्या होते थे, वो बहुत मैं कह सकता हूँ डिस्क्रिमिनेट करते थे, या क्या कह सकते हैं कि पार्शलिटी बहुत करते थे। मतलब जैसे उनको मान लेते हैं कि उनको जो टैक्स लेना होता था वो टैक्स तो ले लेते थे, लेकिन कई जगह क्या होते थे खुद की मतलब फ़ायदे के लिए वो टैक्स क्या ज़्यादा वसूली कर देते थे। अब जो लोग वहाँ के लोग रहते थे, जैसे मान लेते फार्मर्स रहते हैं, पीजेंट्स रहते हैं और जो ट्राइबल रहते हैं, तो उनको दिक्कत होने लगी थी कि हमारे पास जो टैक्स हम देते हैं उसका टैक्स ज़्यादा है, तो वसूली कर रहे हैं और कई चीज़ों पे टैक्स लगा रहे हैं। जैसे हम आगे जब पीजेंट में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि उस टैक्स में मैंने कितना बताया, तलवारबंदी, कितनी सारी चीज़ें, खूब सारी चीज़ों का टैक्स मैंने आपको बताऊंगा बाकी नेक्स्ट वीडियो में। तो ये वाली चीज़ें जब हुई थी ना, तो इसके अंदर हमको यहाँ चीज़ समझनी पड़ेगी कि ये चीज़ क्या है। तो ट्राइबल के अंदर क्या था कि ट्राइबल में ऐसा होता था कि ट्राइबल जो होते थे उसको क्या बोलते हैं, आदिवासी बोलते हैं। अब ट्राइबल जो लोग होते थे, मतलब ट्राइबल लोग क्या, ट्राइबल हम जैसे ही लोग हैं, मतलब ज़्यादा डिफरेंस नहीं, लोग उसको डिफरेंट मत करो। जो ट्राइबल लोग होते थे ना उनको क्या बोलते थे, बेसिकली आदिवासी लोग बोलते थे। वो नेचर और या प्रकृति से बहुत जुड़े होते थे। क्यों? क्योंकि उनको नेचर के साथ जितना कनेक्शन है ना उतना किसी को नहीं है। तो उनको क्या ये दिक्कत होती थी, ये आज की क्लास इसलिए बनाया है कि आपको एक चीज़ अवेयर बताऊँ या आप चीज़ को बताऊँ कि ट्राइबल्स को जो भी होते हैं, ट्राइबल जो होते लोग, उनको नेचर का बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होती है और नेचर से ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। उनसे ज़्यादा किसी जो कनेक्ट वो होते हैं ना दूसरा कभी नहीं हो सकता। तो वो नेचर को अच्छी तरह समझते हैं। वो समझते हैं कि पेड़ों को काटो, नेचर को अगर एक्सप्लॉइट करो तो उसका क्या हार्मफुल इफेक्ट होगा। वो उसको एक तरह से कह सकते हो नेचर को भगवान मानते हैं, और ये बहुत अच्छी चीज़ है, आज टाइम सबको मानना चाहिए। तो ये जब वहाँ से जो फ्यूडल लॉर्ड्स या जो भी अंग्रेज उस टाइम राज करते थे, तो वो क्या करते थे, डिस्क्रिमिनेट करते थे, वो हर चीज़ में उनको दिक्कत करते थे। तो क्या है, आदिवासियों को ये लगने लग गया था कि हमारा जो कल्चर है ये हमारे कल्चर को मतलब प्रिजर्व नहीं कर पा रहे, हम पे थोप रहे दूसरा के, ठीक है। तो ये जैसे जब मैं पढ़ूंगा ताकि बताऊंगा, खूब सारे रीजन होते हैं। तो जैसे मैं बताता हूँ आपको मैंने क्या क्या लिखा है कि द भील मेनली रिसाइड्स इन द साउथ रीजन ऑफ राजस्थान एरिया ऑफ डूंगरपुर, मेवाड़, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। अब देखो जैसे मैं बता रहा हूँ, ये टॉपिक बता रहा हूँ हिस्ट्री के अंदर। एक ज्योग्राफी में मेरी सीरीज चली, उसमें एक और क्लास आएगी, उसमें मैं बताऊंगा राजस्थान जनजातियों के बारे में, मतलब जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो उसमें आपको अच्छी से बताऊंगा कि साइड शेड्यूल्ड ट्राइब्स क्या क्या है, जैसे भील है, ग्रासिया है, जो भी राजस्थान की है सबके बारे में अच्छी से बताऊंगा। तो यहाँ पर यह बता रहे हैं कि जो भील जो जाति जनजाति है वो कहाँ पर रहती थी, मेनली सदर्न एरिया ऑफ राजस्थान, जो कि डूंगरपुर, मेवाड़, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ है, ठीक है। वेन एवर देयर ट्रेडिशनल राइट्स वर वायलेटेड दे रिटेलिएट बी इट अगेंस्ट द ब्रिटिश और द रूलर्स। सो इन द सेंस सिंपल चीज़ है कि जब भी इनकी ट्रेडिशनल राइट्स होते थे, अगर उनको वॉयलेशन होता था, मतलब ट्रेडिशनल राइट्स क्या भाई, जिस जगह पे रह रहे हैं, जैसे मान लो ट्रेडिशनल इन द सेंस ऐसे मैं किसी जमीन पे रह रहा हूँ, मैं आराम से रह रहा हूँ, मेरे पूछते रह रही है, कोई बाहर का आदमी आके बोले कि इस जमीन पे रहेगा तुम टैक्स दो, या तुम फार्मिंग करो उसका टैक्स दो, चलो हम दे देते हैं। लेकिन उसको एक्सप्लॉइट करने लग गए, बंधुआ मजदूरी करने लग गए, पेड़ काटने लग गए, बहुत ज़्यादा करने लगे। तो इससे क्या होगा, इनका जो कल्चर और ट्रेडिशनल जो राइट्स हैं उसको क्या हो गया, एक्सप्लॉइटेशन हो गया। तो उसमें क्या होता था, वो भी रिटेलिएट करते थे, किसके अगेंस्ट करते थे, जो भी, या तो उसका जो रूलर इन द सेंस बोले सामंत, या जो भी जागीरदार, और या ब्रिटिशर। नाउ भील्स आर सिंपल एंड गाइडलेस ट्राइब एंड आर इकोनॉमिकली बैकवर्ड। देखो एक्चुअल में मैं ऐसा गलत वे में नहीं कह सकता, बट एज कंपेरिजन जैसे दूसरे मैं कह सकता हूँ कि वो थोड़े से उस टाइम पे इकोनॉमिकली थोड़े से बैकवर्ड थे, ठीक है ना, बिकॉज वो ज़्यादा नेचर से कनेक्टेड थे, तो वो ये चीज़ों में नहीं रहते थे। सो देयर मेन वेपन वॉज इज बो एंड एरो। अब उस टाइम ऐसा थोड़ी है कि वो बंदूकें लेके आ जाएंगे, मारने चले हो जाएंगे, ऐसा नहीं। उस टाइम जो आदिवासी होते थे ना, तो आज के टाइम पे भी कई जगह जाओगे आप, तो उनका जो मतलब कह सकता हूँ कि जो इंपॉर्टेंट जो हथियार होता था ना, बो एंड एरो होता था। तो वो उस चीज़ से क्या करते, यूज़ करके रिटेलिएट करते थे, किसके अगेंस्ट, जो उनके ट्रेडिशनल राइट्स को या ट्रेडिशनल जो भी कस्टम्स, जो भी कल्चर होता है उसको अगर वॉयलेट करे तो, ठीक है। दे आर वेरी कॉन्शियस ऑफ ट्रेडिशन एंड कस्टम्स एंड डू नॉट वॉयलेट देम। सो ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि वो क्या है, अपने ट्रेडिशन से बहुत प्यार करते हैं और कस्टम से बहुत प्यार करते हैं, और वो चाहते नहीं कि उसको कोई वॉयलेट करे, और वॉयलेट करे तो डेफिनेटली रिटेलिएट करेंगे, दे विल
रिटेलिएट अगेंस्ट महाराष्ट्र इन 18th सेंचुरी एंड ब्रिटिश इन 19th सेंचुरी। तो 18 शताब्दी में भी मतलब 18th सेंचुरी में भी नीचे से महाराष्ट्र आए थे मराठन, और ऊपर आके मतलब वॉर हुए थे, काफ़ी सारी हिस्ट्री जब आगे पढ़ेंगे तो बताएंगे। तो उस पर भी इन्होंने रिटेलिएट किया था। फिर बाद में अंग्रेजों ने आए थे, अंग्रेजों ने भी रिटेलिएट किया। तो यहाँ पर अंग्रेज देखो, मैं साथ में रूलर्स भी कह सकता हूँ। नाउ later due to successful deployments efforts of James Todd, an agreement of between Beale and the British government was in 12th May 1825, under which Beales would never provide refuge to thieves, bandits or enemies of British government and obey the order of East India Company। अब ये भी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी पड़ेगी कि इतने सारे हुए थे 19th सेंचुरी में, 18th सेंचुरी में। उसके बाद में ब्रिटिशर्स ने ये चीज़ समझ ली थी कि इनको आप मतलब इनको इन द सेंस कि जो भी ट्राइबल लोग हैं, मतलब जो भी ट्राइबल एरिया के अंदर रहते हैं, रिसाइड करते, उनके खिलाफ, उनके ट्रेडिशनल के खिलाफ आप काम नहीं कर सकते। और वो अपने कल्चर को, ट्रेडिशन को प्रिजर्व करना बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, और वो उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं, क्योंकि सही चीज़ है। क्योंकि अपने ट्रेडिशन को आप कभी मत भूलिए, कहीं से भी बिलोंग करते हो। तो उसमें क्या हुआ कि डिप्लोमेटिक एक एफर्ट लगाया गया, किसके द्वारा? जेम्स टॉड। जेम्स टॉड के बारे में काफ़ी सारे हमने न्यूज़ सुनी, जेम्स टॉड के नाम इंपॉर्टेंस है। तो इन्होंने एग्रीमेंट किया किसके बीच में? बील्स के बीच में और ब्रिटिश गवर्नमेंट के बीच में। कब करी गई थी? 12 मई 1825 के अंदर, जिसमें बील्स को ये बोला गया, परमिशन मतलब बील्स से एक गारंटी ली गई या प्रॉमिस लिया गया कि वो जो भी डकैत या जो थीव्स, जो चोर होते थे या एनिमी होते थे किसके? ब्रिटिश गवर्नमेंट के, उनको आप शरण नहीं दोगे, ठीक है, और हमारा ऑर्डर फॉलो करेंगे, तो हम आपसे कोई जो एक्सप्लॉयटेशन है, जो भी आपके ट्रेडिशन, इन सबको प्रिजर्व रखने की कोशिश करेंगे। उस टाइम कोशिश बोलते थे, गारंटी तो कोई बोलता नहीं था, बट ये बोलते थे कि हम आपके साथ प्रिजर्व करेंगे, हम आपको एक्सप्लॉयट नहीं करेंगे। हालांकि करते थे, अंग्रेज करते थे, अंग्रेजों की तो नीयत ऐसी। वो तो छोड़ो, उस बात में डिबेट करने लगे तो बहुत लंबा चला जाएगा, क्योंकि अंग्रेजों की बात तो अब मत ही करूँ, अब वो रहा नहीं है। अभी इतनी वीडियोस, इतनी पिक्चरें आ रही है कि जलियांवाला बाग इंसिडेंट हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, क्या मतलब? तो ये चीज़ हमने यहाँ पर बेसिक अंडरस्टैंडिंग बताई, या बेसिक मैं कह सकता हूँ कि मैं इंट्रोडक्शन या भूमिका बनाई कि भाई एक्चुअल में ट्राइबल मूवमेंट्स क्या चीज़ है, ठीक है। और वो जो जलियांवाला बाग वाली स्थिति में बताई आपको कि वो चीज़ होने से क्या मतलब, कोई सेंस नहीं है, डिबेट बहुत लंबी चली जाएगी, उसको छोड़ दो, अपना कोर्स कंप्लीट करते, ठीक है। उसमें कभी और वीडियो बनाऊंगा, उस वीडियो में अच्छी तरह से बात करेंगे, लाइव बात करेंगे, लाइव वीडियो बनाऊंगा, ताकि आपके भी विचार में देखूंगा, मेरे भी विचार देखूंगा, तो इंटरचेंज करते एक दूसरे के विचार को, तो वो फ़ायदा होता है, ठीक है ना। अब देखो, हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले। तो सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे मोमेंट के बारे में पढ़ेंगे, किसके बारे में पढ़ेंगे? ट्राइबल मूवमेंट, आदिवासी का मूवमेंट, उसके बारे में पढ़ेंगे हम, भगत मूवमेंट के बारे में। अब भगत मूवमेंट का पहले देखो क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं राजस्थान के एग्जाम के अंदर। सबसे पहले क्वेश्चन पूछ सकता है कि भगत मूवमेंट क्या था, ठीक है, किस से रिलेटेड था, कौन सी जगह पे था, इसका फाउंडर कौन था, और इससे रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या थी। ये बेसिक चीज़ें क्वेश्चन में पूछी जाती है। सबसे पहली चीज़ कि इसका फाउंडर कौन था, तो इनका जो फाउंडर था वो था साधु गोविंद गिरी। अब इनकी मैंने यहाँ पर राइट साइड में फ़ोटो डाली है, आप यहाँ फ़ोटो देख सकते हो। ये मैं कह सकता हूँ डायरेक्टर ऑफ पब्लिक रिलेशन गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान की वेबसाइट से मैंने यहाँ पर निकाली, ओरिजिनल फ़ोटो है बट ब्लैक एंड वाइट में, तो इनकी फ़ोटो है। तो ये साधु गोविंद गिरी जी की फ़ोटो है। अब इनको क्या कहा जाता है कि ही वॉज कंसिडर्ड एज द पाइनियर ऑफ बील मूवमेंट इन राजस्थान। सो पहला क्वेश्चन आपका आंसर क्वेश्चन बन गया कि अगर हु वॉज कंसिडर्ड एज बील और पाइनियर ऑफ बील मूवमेंट इन राजस्थान, तो दैट आंसर विल बी साधु गोविंद गिरी। क्वेश्चन ये भी आ सकता है ये कहाँ पर जन्मे थे, कौन सी फैमिली से थे, तो ये 1858 में बंजारा फैमिली से बांसिया डूंगरपुर में जन्मे थे, ठीक है। तो देखो एक्चुअली भील की और ग्रासिया इन सब की मैं बात करूँगा, तो आप मैक्सिमम समझ लो कि मैं किस एरिया की बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ कि इन द सेंस उदयपुर से साउथ से लेके जितना भी राजस्थान है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, मैं कह सकता हूँ चित्तौड़गढ़, थोड़ा सा उदयपुर, थोड़ा सा सिरोही, ये जो पूरा इलाका है ना, मैं इनकी ही बात कर रहा हूँ। आज के टाइम में टीएसपी इलाका भी यहीं पर था, एग्जाम देते हो तब मैक्सिमम। तो दिस मोमेंट, अब देखो दो क्वेश्चन बन गए, ठीक है। अब ये मोमेंट स्टार्ट किसने किया था? इन्होंने किया था। किसने? साधु गोविंद गिरी जी ने। किसके साथ में स्टार्ट किया था? सुरजी भगत के साथ में। अब क्यों किया था? रीजन पूछा जाता है। फॉर अवेकनिंग ऑफ सोशल कॉन्शियसनेस अमंग द बील्स इज कॉल्ड भगत मूवमेंट। ये इसलिए स्टार्ट किया गया था ताकि ये मैं कह सकता हूँ कि भीलों के जो भील जो जनजाति थी उनके अंदर एक अवेयरनेस, एक कॉन्शियसनेस डालना दिमाग के अंदर कि आपके साथ एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, आप उस चीज़ को अंडरस्टैंड करो, आप अपने राइट के खिलाफ खड़े हो,
अगर आप अपने राइट्स के खिलाफ नहीं खड़े होगे तो आपको एक्सप्लॉयटेशन मिलता रहेगा और आपके लोग करते रहेंगे शोषण। और ये आज की भी स्थिति यही है। अगर आज भी आप कभी भी कहीं भी जाते हो, कोई भी काम करते हो, अगर आपको पता नहीं चल रहा कि आपको एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, तो इसका मतलब अगले को भी पता नहीं चलेगा वो एक्सप्लॉयट कर रहा नहीं कर रहा है। तो ये जो क्या है, इसको क्या बोलते हैं, अवेकनिंग सोशल कॉन्शियसनेस, मतलब एक अमंग, मतलब दिमाग में एक चीज़ जोश जगवाना, बताना कि आपके साथ गलत हो रहा है। तो ये चीज़ करने के लिए क्या किया था, ये मूवमेंट स्टार्ट किया गया था। किसने स्टार्ट किया था? साधु गोविंद गिरी ने। कहाँ पर स्टार्ट किया था? डूंगरपुर के अंदर। किसकी मदद से, किसके साथ स्टार्ट किया था? सुरजी भगत के साथ में। ठीक है। अब गोविंद गिरी ब्रॉट अबाउट द मोरल स्पिरिचुअलिटी, अपलिफ्टमेंट ऑफ व्हील्स। इससे क्या था, इनका जो मोरल, जो स्पिरिचुअलिटी था, स्पिरिचुअलिटी, उसको अपलिफ्टमेंट, मतलब उसको बढ़ावा दिया था। किसके? व्हील्स के लिए मोटिवेट किया था कि आप खड़े रहो अपने हक के खिलाफ, मतलब हक के लिए। अगर आपने हक के लिए खड़े हो गए तो आपको डेफिनेटली इंसाफ मिलेगा। ये वाली चीज़ थी। नाउ इन 1911 गोविंद गिरी रीच बैक टू बरसा एंड ही स्टार्टेड भगत पंथ। अब देखो क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि भगत पंथ किसने स्टार्ट किया था। तो भगत पंथ का देखो क्वेश्चन सिंपल है, इसमें आप गलत कर नहीं सकते कि भगत, अगर आपने मूवमेंट याद किया हुआ है, आपको पता है साधु गोविंद गिरी जी थे, तो इनका आंसर यही होगा। तो ये तो छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन पूछ सकते हैं गोविंद गिरी, साधु गोविंद गिरी थे, ये किससे इन्फ्लुएंस्ड है, मतलब किससे, मतलब इनको मैं कह सकता हूँ अट्रैक्ट किया, किसको अपना आइडल, या किससे मतलब ये इतने मोटिवेटेड थे, किसकी मतलब किसको अपना आइडल मानते थे, मेन चीज इंस्पायर्ड थे। तो गोविंद गिरी वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय गुरु स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है। तो स्वामी दयानंद सरस्वती, जैसा कि बताऊंगा आगे मैं, गोविंद दयानंद सरस्वती राजस्थान में 2 से 3 बार आ चुके हैं। ठीक है। राजस्थान में आगे काफ़ी इन्होंने डेवलपमेंट भी किया है। हालांकि इनका देहांत भी राजस्थान में ही हुआ था, वो भी स्टोरी अलग है, अजमेर वाली स्टोरी बताऊंगा आपको मैं। ठीक है। तो इनके भी आदर्श थे ना, वैदिक जो स्टडी थी उसके हिसाब से इनको ये मानते थे, तो उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर थे। इन्होंने क्या 1883 के अंदर संप सभा है ना, उसको बनाया था। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, संप सभा का फॉर्मेशन किसने किया था, वो फाउंडेड संप सभा। तो संप सभा वॉज फाउंडेड बाय स्वामी दयानंद, गोविंद गिरी। ठीक है। इन्होंने ऑर्गेनाइज की टू भील कम्युनिटी की अगेंस्ट एट्रॉसिटीज एंड एक्सप्लॉयटेशन रेंडर्ड बाय रूलर्स एंड द फेड्यूटरीज। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, रूलर्स एंड फेड्यूटरीज। रूलर्स इन द सेंस में कह सकता हूँ राजा, जो जगह के राजा है, अगर वो एक्सप्लॉयटेशन करे तो उनके अगेंस्ट। और फेड्यूटरीज मतलब सामंत, सामंत मैंने आपको पता है फेडरल लॉर्ड्स, तो सामंत। तो ये सिंपल चीज़ आपको समझ में आ गया, ये वाला आपको अच्छी तरह समझ आना चाहिए। देखो इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे मेरे टेलीग्राम ग्रुप चैनल पे। टेलीग्राम ग्रुप का चैनल मैंने आपको यहाँ पर लिख दिया है, इसके अंदर मिल जाएंगे आपको। ठीक है। यहाँ पर वीके स्क्वायर आरजे में, वहाँ से आप देख लेना। ठीक है। अब क्या हुआ था, ये संप सभा का जो इन्होंने फाउंडेशन क्यों किया था, ये फाउंडेशन करके क्या करते थे, ये जैसे हर साल मीटिंग करते थे, हर साल मीटिंग करके सब भील जो जनजाति थी उन सबको इकट्ठा करके उन सबको अंडरस्ट मतलब बताते थे कि आपके साथ ये गलत हो रहा है, आपको अपने हक के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा, आपको लड़ना पड़ेगा। तो उनको मैं कह सकता हूँ एक तरह से कह सकते हैं कि मैं कह सकता हूँ सोशल कॉन्शियस डेवलप करना चाहते थे। तो ये हर साल करते थे, तो उन्होंने सोचा कुछ ऐसी सभा बनाए, उस सभा के अंदर काम करें। उस सभा का नाम क्या था, संप सभा रखा। उसका क्या करते थे, ये हर साल मैं कह सकता हूँ कि वहाँ पर मीटिंग या सबमिट होती थी या सेशन होते थे। तो क्या था यहाँ पर, देखो क्या लिखा हुआ है, मानगढ़ मशगर, अभी मत पढ़ो, पहले क्या लिखा हुआ देखो। जो इस संप सभा का जो पहला सेशन था, किसका, संप सभा का पहला सेशन वॉज हेल्ड इन 1903। ये याद रखना कि पहला सेशन का पूछ सकते हैं। और ये कहाँ पर होती थी, ये मानगढ़ हिल्स था, जो आज के टाइम प्रेजेंट गुजरात के अंदर, बट उस टाइम पे देखो डूंगरपुर बांसवाड़ा के जस्ट नीचे, जो आज के टाइम में गुजरात में आता है, तो उस टाइम पे राजस्थान का राजपूताना में आता था ये। तो वहाँ पर क्या इन्होंने संप सभा का इनॉग्रेशन या स्टार्ट किया था, जो हर साल होता था, जिसमें 1903 में स्टार्ट किया था, कहाँ, मानगढ़ हिल्स में। सिंस देन इट वॉज हेल्ड एवरी ईयर ऑन अश्विन शुक्ल पूर्णिमा। तो ये हर साल किस तारीख को होता था, अश्विन शुक्ल पूर्णिमा को। ठीक है। अब क्वेश्चन यहाँ पर इसलिए बनता है, मैं आपको क्यों बता रहा हूँ यहाँ पर मानगढ़ का, तो मानगढ़ मैसेकर से हम जानते हैं। देखो क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर कि विच इंसिडेंट इज आल्सो कॉल्ड एज जलियांवाला बाग मैसेकर ऑफ राजस्थान। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगर जलियांवाला कांड जो हुआ था अमृतसर के अंदर अप्रैल के अंदर 1919 के, जो रोलेट एक्ट के बाद में हुआ था, वैसा वैसा राजस्थान में किसको बोला गया है, तो उसको बोला गया मानगढ़ मैसेकर को। अब मानगढ़ मैसेकर यहाँ पर संप सभा की जो सेशंस होते थे वो कहाँ पर होते थे, मानगढ़ हिल्स पे होते थे। कहाँ होते थे, गुजरात के अंदर। तो 1903 में स्टार्ट हुए थे। तो 10 साल बाद 1913 के अंदर, तारीख याद रखना आपको, डेट याद होनी चाहिए, 17 नवंबर 1913 को
फिर से सेशन हुआ था, एनुअल सेशन कहाँ पर हुआ था, मानगढ़ हिल्स के अंदर। और वहाँ पर भी सेम जलियांवाला बाग जैसे ब्रिटिश आर्मी ने चारों तरफ से अटैक कर मतलब कब्जा कर दिया था, घेर लिया था, और वहाँ पर प्रॉपर मतलब मैं कह सकता हूँ कि गोलियाँ एकदम फायर कर दी ज़बरदस्त तरीके से, जैसे जलियांवाला बाग में हुआ था। और उसमें भी 1500 भील मारे गए थे। तो ये भी मैं कह सकता हूँ जलियांवाला बाग जैसा मैसेकर ही था, इसको प्रॉपर मैसेकर बोल सकते हैं। वो जैसे पिक्चरों में बोलते हैं जलियांवाला बाग का आपको अपोलॉजी चाहिए, तो ऐसे राजस्थान में कितने हो चुके हैं, राजस्थान के क्या पूरे इंडिया में कितने हो चुके हैं। अपोलॉजी लेने बैठे तो अंग्रेज तो फिर हालत ख़राब हो जाएगी। इतनी जगह पे हर जगह ऐसा ही है, अंग्रेजों ने हर जगह अपनी ऐसी बहुत बहुत तो कह सकता हूँ क्रूरता करी है। मैं अब ज़्यादा देखो नेगेटिव नहीं जाना चाहता, हालांकि अब पॉजिटिव वे में सोचिए, बट वो देखो चीज़ें पुरानी जब हिस्ट्री पढ़ते हैं, हिस्ट्री पढ़ने का मेन मोटो क्या होता है, हिस्ट्री पॉलिटी ये सब क्या होता है, आर्ट सब्जेक्ट क्या होता है, हमको पता होना चाहिए हमारा हम कहाँ पर स्टैंड करते हैं। आज के टाइम पे हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, हमको पता होना चाहिए कि हम यहाँ खड़े हैं, इसका इतिहास क्या है, यहाँ के लोगों ने क्या क्या किया, कितनी कुर्बानी दी है, कितना सहन किया है, ठीक है ना। तो उसकी इज्जत हमको करनी पड़ती है, ये होती हिस्ट्री। हिस्ट्री हमको ये बताता है कि हमारे पूर्वजों ने कितना हमारे लिए किया है, ठीक है। नाउ ये जो इतना सारा हुआ, तो उसमें क्या किया ब्रिटिश आर्मी ने, गोविंद जो गिरी थे उनको जेल में डाल दिया। और जेल में कितने साल तक डाला, 10 साल के लिए जेल में डाल दिया, ठीक है। बाद में क्या, आफ्टर ही स्पेंड हिज रेस्ट ऑफ हिज लाइफ एट अ प्लेस कॉल्ड खम्बोज गुजरात। तो इन्होंने जो गोविंद गिरी जी थे इनको जेल में डाल दिया, उसके बाद में जो जिंदगी थी बाद में लास्ट वाली, वो इन्होंने खम्बोज गुजरात के अंदर ही काटी पूरी पूरी। तो देखो कितना गलत काम हो गया ये। मानगढ़ मासिकर आपका आंसर गलत नहीं होना चाहिए। 17 नवंबर 1913 एनुअल सेशन हुआ था, और मानगढ़ हिल्स पे ब्रिटिश ने फायर ओपन कर दी थी, 1500 भील मारे गए थे, ठीक है। स्टार्ट कब हुआ था, ये संप सभा का सेशन हुआ था, स्टार्ट कब होता था, 1903 में स्टार्ट हुआ था। फिर इसी को क्या बोलते हैं हम यहाँ पर, जलियांवाला बाग मैसेकर ऑफ राजस्थान, ठीक है। तो इस नाम से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आप अपने नोट्स बना रहे हो कॉपी के अंदर, तो देख देख के वीडियो पॉज करके बना दो, ठीक है। और अगर आप चाहते हो कि सर आप मुझे नोट्स दे दो, तो ये जो प्रॉपर PDF आपको मिल जाएगी, उसको देख देख के आप नोट्स बना दो। बट मेरा पर्सनल सजेशन ऐसा है कि आप वीडियो को पॉज कर करके धीरे धीरे बनाओ, तो वो बेटर रहेगा, ठीक है ना। अब सुनो मैं क्या बोलता हूँ, चीज़ें सुनो। नेक्स्ट स्लाइड में स्विच करते हैं। नाउ इन ऑर्डर टू सप्रेस द बील्स, महाराणा ऑफ मेवाड़ स्टार्टेड रिड्यूसिंग इनकम सोर्स ऑफ बील्स एंड इंक्रीज गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर फॉरेस्ट। अब इतना तो देखो एट्रोसिटी थी, बर्बरता करने के बाद में फिर भी थमे नहीं। जो महाराणा थे किसके, मेवाड़ के, उन्होंने क्या किया, उन्होंने इनकम सोर्स जो भील की थी वो कम करने की कोशिश करी। क्यों, कि अगर किसी का इनकम कम कर दे तो वो आदमी के पास पैसा कहाँ से आएगा, वो आगे का काम कर कैसे पाएगा, इनकम रोक दी। फिर गवर्नमेंट का जो कंट्रोल है किस पे, फॉरेस्ट पे, वो बढ़ा दिया। क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था आदिवासी का जो कंट्रोल होता है, मतलब जो उनका दिनचर्या होती है वो किस पे डिपेंड करते हैं, फॉरेस्ट पे डिपेंड करते हैं। तो वहाँ पर फॉरेस्ट पे कंट्रोल उनका होना चाहिए, बट कंट्रोल किसका बढ़ा दिया, ब्रिटिश गवर्नमेंट या गवर्नमेंट का बढ़ा दिया। इनकी इनकम की सोर्स कम कर दी गई, इतना सारा मतलब गलत करने लग गए थे। तो इसका इफेक्ट क्या हुआ कि जो बिजोलिया मूवमेंट, जो आगे हम पढ़ेंगे, जो सबसे लंबा पीजेंट मूवमेंट मतलब फार्मर्स का मूवमेंट चला था, जो 1857 से लेके 1941 तक चला था, ठीक है। तो उसके अंदर क्या था कि ड्यूरिंग बिजोलिया मूवमेंट इन 1912 बील्स गेव अल्टीमेटम टू महाराणा, मतलब अल्टीमेटम मतलब इन्होंने धमकी दे दी थी, लास्ट फाइनल वार्निंग टू महाराणा। समटाइम्स Beal were reunited under leadership of Motilal Tejawat, who asked to refuse payment of increased tax and cost-inducing force and बंधुआ लेबर। उस टाइम क्या था कि बिजोलिया के, मैं बताएंगे आगे जब बिजोलिया पढ़ेंगे तो उसमें बताएंगे कि ये सब मोतीलाल तेजावत के साथ में मिल गए। मोतीलाल तेजावत कौन थे, आगे वाली जस्ट हम पढ़ेंगे कि इसमें एक ही मोमेंट उसमें इनका नाम है। तो यहाँ से मोतीलाल तेजावत का एपिसोड स्टार्ट हो जाता है। तो इनके साथ मिल के उन्होंने क्या बोला कि हम आपके टैक्स देंगे नहीं। तो वो वाली चीज़ होती है ना, सिंपल सा चीज़, अगर आप मेरे पे कोई अगला आके टैक्स लगा रहा है, ठीक है, मान लेते हैं मैं बैठा हूँ, मैं कोई काम कर रहा हूँ, मुझे बोला टैक्स दूंगा। अब मैं बोल रहा हूँ कि चलो ठीक है टैक्स दे देता हूँ। अगर उसने टैक्स बोलते हैं ना वाजिब चीज़ पे नहीं, मतलब जैसे मान लो 100 पे 10% टैक्स देना, 10 रुपये टैक्स देना, 10 रुपये होता है ठीक, कोई दिक्कत नहीं, मैं 90 रुपये कमा लूँगा। अगर आके बोला 50% टैक्स देना, तो बताओ वो 100 में 50 रुपये मैं क्यों दूँ, ठीक है। और ज़बरदस्ती अगर मेरे पे कर रहा है तो इसका इलाज क्या करना, मैं टैक्स दूंगा ही नहीं। तो ये चीज़ उन्होंने करी थी, ये इंडिया में किया था। हमने क्या बोलते हैं इसको, नॉन कॉपरेशन, मतलब मुझे कॉपरेट ही नहीं करना, आप जो बोलते हो मुझे कॉपरेट ही नहीं करना। तो इनके साथ मिलके मोतीलाल तेजावत हु आस्क्ड टू रिफ्यूज पेमेंट ऑफ इंक्रीज टैक्स एंड कॉस्ट इंक्लूडिंग फोर्स्ड एंड बंधुआ लेबर। बंधुआ लेबर पता है आपको, बंधुआ लेबर ऐसा होता है इसमें पैसे नहीं मिलते, आदमी को जबरदस्ती काम कराया जाता है, उसको बोलते हैं बंधुआ मजदूरी। नाउ गोविंद गिरी वॉज अरेस्टेड एंड रिलीज्ड आफ्टर 10 ईयर्स, से पहले बता चुका हूँ। नाउ गोविंद गिरी वॉज सपोर्टर ऑफ नॉन वायलेंस, हिज वाइट फ्लैग वॉज सिंबल ऑफ पीस।
तो ये जो फ्लैग लेके चलते थे उस फ्लैग का कलर क्या था, वाइट। तो ऐसा पूछ सकते हैं कि वाइट फ्लैग का कलर का जो कह सकते हो फ्लैग ले कौन घूमते थे, कौन किसके साथ में रहता था, गोविंदगिरी के साथ रहता था। तो ये सिंबलाइज किसको करता है, शांति को, पीस को। ठीक है, तो यहाँ पर भगत मूवमेंट खत्म हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो भगत मूवमेंट में आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझ में आ गया होगा मैंने क्या क्या कहना चाह रहा हूँ। मेन इसमें हीरो कौन थे, साधु गोविंद गिरी। हीरो इन द सेंस आप मैं आपको टेल या मतलब क्या कह सकते हैं कि कहानी नहीं, मतलब ऐसे माइथोलॉजिकल चीज़ें एपिक नहीं बता रहा हूँ, ये रियलिटी बता रहा हूँ। ठीक है ना, इसके लिए आप समझना, ये बहुत बड़ी चीज़ है। ये देखो फोटो डाली, ये आपने जो वहाँ पर जो आज के टाइम प्रेजेंट में मानगढ़ है, वहाँ पर ये मेमोरियल बना हुआ है जहाँ पर ये मैसेकर हुआ था। कौन सा, मानगढ़ मैसेकर, याद रखना मानगढ़ मैसेकर की डेट वेट। अब सेकंड मूवमेंट स्टार्ट करते हैं, एक ही मूवमेंट। एक ही मूवमेंट स्टार्ट करने का मतलब एक ही मूवमेंट का भी कोई हीरो होगा, कोई फाउंडर होगा। तो देखो उससे पहले हमने बता दिया मोतीलाल तेजावत। तो मोतीलाल तेजावत वॉज द हीरो, मीन्स द फाउंडर, और ही इज़ द ओनली वन हु फाउंडेड द एक ही मूवमेंट। ये राइट साइड में इनकी फोटो लगी हुई, ये भी ओरिजिनल ऑफिशियल फोटो है ब्लैक एंड व्हाइट में। सो मोतीलाल तेजावत वॉज बोर्न ऑन 8 जुलाई 1887 in ओसवाल फैमिली वेयर फेलेसिया मेवाड़। ठीक है, ये एक्चुअल में करते क्या थे, ये एक्चुअल में ही वॉज जडोल फीफडम, वहाँ पर ऑफिशियल काम करते, जैसे मतलब एक तहसीलदार या कुछ ऐसी बड़ी पोस्ट होती थी ना कार्यालय में, तो बड़ी पोस्ट पे थे। कहाँ के, जाडोल के। इन्होंने क्या किया था, ये सब चीज़ें देख रहे थे, इनको सब ध्यान पड़ रहा था कि इतना ज़्यादा एट्रॉसिटी हो रही, इतना ज़्यादा गलत काम हो रहा है। तो इन्होंने सोचा कि मैं इनके साथ करूँ कि हक के लिए खड़ा हूँगा। तो इन्होंने क्या किया, अपनी पोस्ट से रेजिग्नेशन दे दिया टू अवेकन द बील्स एंड एम्पावर देम। किस लिए, जॉब इसीलिए छोड़ी कि उनको जागरूक कर सकूँ और उनको ताकत प्रदान कर सकूँ, हिम्मत ला सकूँ कि आपके खिलाफ गलत हो रहा है, आप खड़े हो और हम आपके साथ में। तो ये बहुत बड़ी बात होती है। उस टाइम उन्होंने अपनी पोस्ट छोड़ दी थी। ही स्टार्ट, इन्होंने क्या स्टार्ट किया, एक ही मूवमेंट जो हम पढ़ रहे हैं। कब स्टार्ट किया, 1921 के अंदर। अब पूछ सकते हैं भगत मूवमेंट कब स्टार्ट किया था, तो भगत मूवमेंट का मैंने आपको बताया था कि 1833 के आसपास लमसम स्टार्ट किया था, 1883 83 सॉरी 1883। ठीक है, और एक ही मूवमेंट कब स्टार्ट किया उन्होंने, 1921 के अंदर। ठीक है, 1921 में कैसे, मैं जस्ट बताया 1921 के अंदर जब विजोरिया मूवमेंट के साथ में हुआ था तो उसके साथ में अटैचमेंट हो गया था। ठीक है, और कहाँ स्टार्ट किया गया था, ये मातृकुंडिया चित्तौड़गढ़। तो क्वेश्चन पूछा जाए भगत मूवमेंट का स्टार्ट हुआ था, वो डूंगरपुर में स्टार्ट हुआ था। वापस देख लो, बली पीछे देख सकते हो, डूंगरपुर में स्टार्ट हुआ था। तो डूंगरपुर के बाद में जो गुजरात बॉर्डर के अंदर मानगढ़ है, वहाँ पर काम हुआ था। ये मतलब जो कांड कह सकते हैं, मतलब जो मैसेकर हुआ था वो हो गया था। ठीक है, एक ही उनका स्टार्ट हुआ था, एक ही उनका स्टार्ट हुआ था मातृकुंडिया, जो कि चित्तौड़गढ़ में आज के टाइम। अब क्यों हुआ था तो पता है, बेसिक चीज़ें, टैक्स की वजह से, बेगार की वजह से, एट्रॉसिटी है। और इनका जो मेन मोटिव टू ऑर्गेनाइज बील्स which was the first political movement that fought for their right of tribal। सो ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि यहाँ पर ये वो क्या था, पहला था ऐसा पॉलिटिकल मूवमेंट डेट फॉट फॉर द राइट्स ऑफ ट्राइबल्स। तो भगत मूवमेंट तो क्या है, इन्होंने सभा लाने थे, तो मैं कह सकता हूँ अप्रेजमेंट करते थे वो, बट वो ब्रिटिश ने जो गलत कर दिया कांड, वो गलत हो गया। यहाँ पर उन्होंने प्रोफेशनली कह सकता हूँ, ऑफिशियली पॉलिटिकल मूवमेंट दैट fought for the right of tribals. Now, Eki movement was started from Matrikundia, Rashmi, Chittorgarh. He encouraged Bhils not to pay any illegitimate tax or do forced labor in tribal areas of कोटड़ा, जाडोल या मडाडी। ठीक है, तो भील्स को उन्होंने क्या इंकरेज किया, नॉट टू पे एनी इलेजिटिमेट टैक्स। मतलब इलेजिटिमेट टैक्स मतलब जो फालतू है, जिसको देने की कोई ज़रूरत नहीं, जो नहीं होता, फालतू वाला टैक्स। ऊपर से फोर्स लेबल करने से मना कर दिया कि हम बंधुआ मजदूरी नहीं करेंगे। देखो अब मैं आपको गलत नहीं बताऊँ, जैसे कोई राजा आता था, ठीक है, राजा को अपने अंडर जैसे कई भी जगह पे घूमने जाता था, तो वो फटाफट वहाँ से देख लेता कि अच्छा ये अच्छा आदमी काम कर रहा है, इसको फटाफट बोलते इसको ऐसा हो तू मेरे साथ काम करेगा, मतलब मेरे लिए काम करेगा। अब उसमें फोर्स, अगर वो बोले कि सर मुझे आपके साथ काम नहीं करना, तो नहीं, फोर्स लेबर का मतलब ये होता है उसको ज़बरदस्ती उसकी मर्जी के बिना उससे काम कराना, उसको बोलते फोर्स लेबर। तो ये चीज़ कराते थे, ये बहुत गलत चीज़ होती थी। अगला चाहता नहीं था मुझे काम नहीं करना, मैं क्यों गुलाम करूँ, तो एक तरह से कह सकता हूँ गुलाम ही होती थी वो। ठीक है, तो ये चीज़ बताई थी इन्होंने कि एंकरेज किया था भील्स को नॉट टू पे लेजिटिमेट टैक्स और डू फोर्स लेबर। कहाँ का एरिया पे, कोटड़ा, जाडोल और मैरडी। जाडोल इसलिए कि जाडोल के अंदर ही खुद फिefdom थे। टू ओवरकम टू फाइंड अ सोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम फेस्ड बाय भील्स ही प्रिपेयर्ड 21 लेटर पॉइंट टू महाराणा कॉल्ड मेवाड़ की पुकार। क्वेश्चन बन सकता है कि मेवाड़ की पुकार जो लेटर था किसने
मतलब बनाया था। तो ये बनाया था किसने? मोतीलाल तेजावत ने। क्यों बनाया था? कि ट्राइबल्स की जो प्रॉब्लम्स है उस सबको फेस जो कर रहे हैं भील्स, उसको ओवरकम करने के लिए। तो उन्होंने क्या बनाया, कितना लेटर, 21 लेटर का एक पॉइंट बनाया था जो महाराणा को उन्होंने दिया था। महाराणा कौन? उदयपुर के, मतलब मेवाड़ के। तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ मेवाड़ की पुकार याद रखना, ठीक है। तो इतना इन्होंने अच्छा काम किया, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा हड़क के लिए लड़ाई रही। तो इसीलिए वहाँ के जो लोग थे उन्होंने इनको मैं कह सकता हूँ टाइटल या उपाधि दी थी, इनको क्या बोलते थे? मसीहा। किसका? मसीहा बोलते थे, या भावजी। मसीहा बोल सकते हो, भीलों का मसीहा, या आदिवासियों का मसीहा, या भावजी। ये सारे क्या इनके मैं कह सकता हूँ टाइटल्स है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि भावजी के नाम से किसको जाना जाता है? तो भावजी के नाम से किसको जाना जाता है? मोतीलाल तेजावत को। जैसे वहाँ पर जो कांड हुआ था वैसा वैसा कांड यहाँ पर भी एक हुआ था। कहाँ पर? भगत मुंबई में कांड हुआ था मानगढ़ में। तो वैसा वैसा यहाँ पर भी होता है। नीमराणा जगह है विजयनगर, जो विजयनगर के अंदर है। विजयनगर चित्तौड़गढ़ और उधर वाला इलाका है, ठीक है। तो उसमें क्या था? मोतीलाल तेजावत ने कॉल्ड सबमिट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द रिमांड नीमराणा विलेज विजयनगर। ये कब हुआ था? 1990। हाँ, तो यहाँ पर शायद नीमराणा नहीं है, नीमराणा शायद गलत, हाँ ये गलत लिखा हुआ है, नीमराणा नहीं है, तो अलवर का सीकर का होगा। नीमराणा नहीं, यहाँ पर है अपने पास पल चित्तारिया। चित्तारिया क्या? पल चित्तारिया, पाल चित्तारिया। यहाँ भी वापस लिख देता हूँ, पाल चित्तारिया। तो ये था अपने पास कहाँ पर? पाल चित्तारिया जो जगह है, ये जगह भी वहीं पे है। कहाँ पर? और ये है 1992 में हुई, मतलब 1922 में हुई थी, ठीक है ना, ये भी गलत है। ओके, तो थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। मोतीलाल तेजावत गॉट सबमिट ऑन कॉन्टेक्स्ट ऑफ देयर डिमांड इन पालचित्रा विलेज, जो विजयनगर में था, अप्रैल 7 1922। इन ऑर्डर टू सप्रेस दिस सबमिट द सोल्जर्स ऑफ मेवाड़ भील कॉप्स, तो ये मेवाड़ भील कॉप्स गई थी वहाँ पर। तो किसके अंडर में? मेजर शोटन। किसके? मेजर शोटन। Surrounded them and start firing, in which about 1200 beels were killed, and Tejaji was shot in the foot and he went into hiding for some time. तो देखो ये भी आप मानगढ़ जैसा मान सकते हो कि पलचित्रा करके जगह है, वहाँ पर कहाँ पर हुआ था? 7 मार्च 1922 के ऊपर देखो, 1922 यहाँ लिखा हुआ मैंने, वो टाइपिंग मिस्टेक होगी, 1992 हो गया। तो 7 मार्च 1922 के अंदर भी वापस मैसेकर हुआ था, फिर से वही अटैक हो गया था, हमला हुआ था, उसमें काफ़ी लोग मारे गए थे, ठीक है। और तेजा जी को भी गोली लग गई थी, तो वो फिर बच के एस्केप करके भाग गए थे, बाहर चले गए थे। इन्होंने क्या किया? 1929 में सरेंडर कर दिया था। बट सरेंडर में क्यों किया था? किसी की एडवाइस में। किसकी? महात्मा गांधी की। क्वेश्चन बन सकता है, इन विच एडवाइस मोतीलाल तेजावत सरेंडेड इन 1929? किसके? महात्मा गांधी के, ठीक है। आगे महात्मा गांधी ने इस जो हॉरिफिक बोल सकता हूँ कि जो हुआ था इंसिडेंट, जो मैसेकर हुआ था, कांड हुआ था, इन्होंने इसको जलियांवाला बाग मैसेकर, मतलब सेकंड जलियांवाला बाग मैसेकर बोला गया। तो देखो मैं कह सकता हूँ कि अगर क्वेश्चन बोला जाए कि फर्स्ट मतलब जलियांवाला बाग ऑफ राजस्थान किसको बोला जाता है? मानगढ़ हिल्स, जो कि भगत मूवमेंट के टाइम पे हुआ था। पूछ सकते हैं कि सेकंड जो जलियांवाला बाग का इंसिडेंट हुआ था वो कब हुआ था, वो कहाँ हुआ था? तो वो हुआ था हमारे पास 1922 के अंदर, 7 तारीख को, 7 मार्च आई थिंक सो, 7 मार्च 1922। और कहाँ पर हुआ था? पालचित्रा, ठीक है ना। और किस मोमेंट के टाइम पे हुआ था? दौरान हुआ था एक ही मोमेंट के टाइम। उसमें कौन अरेस्ट हुआ था? मोतीलाल तेजावत। इन 1936 सुप्रीम कोर्ट ऑफ मेवाड़ महेंद्र राज सभा रिलीज्ड मोतीलाल तेजावत। तो मोतीलाल तेजावत को 36 के अंदर रिलीज कर दिया गया था, मतलब उन्होंने 7 साल सजा काटी थी। मोतीलाल तेजावत बिकम फेमस इन सिरोही अमंग्स भील्स एंड गरासिया, सो दे कॉल्ड हिम एज मेवाड़ का गांधी। तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि मेवाड़ का गांधी किसको बोला गया है? तो मोतीलाल तेजावत को मेवाड़ का गांधी बोला गया है। कहाँ बोला गया? सिरोही के अंदर। On 3rd March 1922, the Sabha was organized near Abu Road in Shangana village और हुई, and Bhils also made a quotes to Tejawat as Hakim and हुक्म नहीं। हकीम नहीं और हुक्म नहीं, ये इन्होंने एक मैं कह सकता हूँ, बोल सकते हैं कि भीलों ने एक कोट बनाया था, मतलब कह सकते नारा दिया था। किसके लिए? तेजाजी के लिए, तेजावत के लिए, हाँ तेजावत के लिए, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर दूसरा जो टॉपिक है वो यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब हम तीसरे टॉपिक की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? मीणा मूवमेंट की बात करेंगे। अब देखो मीणा मूवमेंट देखो पूरे राजस्थान में ऐसे स्प्रेडेड थे, पहले भी थे, अभी भी हैं। बट हम पर्टिकुलर बात करेंगे, कहाँ की बात करेंगे? हम बात करेंगे नॉर्थ ईस्टर्न की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? नॉर्थ ईस्टर्न इलाका। नॉर्थ ईस्टर्न इलाका मतलब इन द सेंस कि जयपुर प्रांत की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? जयपुर पेंसिल स्टेट। अब देखो जैसा हमको पता है, हिस्ट्री जब हम पढ़ेंगे आगे, तो हालांकि थोड़ा बहुत बेसिक आपको पता होगा कि जयपुर के अंदर जो शासक थे कौन थे? कछुआ डायनेस्टी के थे, ठीक है। अब कछुआ डायनेस्टी स्टैब्लिश किसने करी थी? दुले राय जी ने की थी। किसने की थी? दुले राय
ने करी थी। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, वहाँ पर जब इलाका है जो जयपुर वाला, यहाँ पर पहले कौन सी ट्राइब रहती थी, मीना ट्राइब रहती थी। तो यहाँ पर अटैक किसने किया था, दुल्ले राय ने अटैक किया था। अटैक करके इन्होंने कछवा डायनेस्टी की फाउंडेशन रखी थी। उसके बाद क्या था, मीना ट्राइब्स को वहाँ से मतलब हटना पड़ा। तो उसके बाद में क्या बढ़ा, वो सब्जेक्ट हो गया किसके, अंबर के, मतलब जो राजा थे, कछवा राजा थे, उनके अंडर आने लगे, उनकी प्रजा में आने लग गए थे। तो वहाँ से क्या हो गए थे कि जो मीना जो ट्राइब थी वो दो पार्ट में डिवाइड हो गई। कौन कौन से पार्ट में, एक तो जागीरदार एक, और एक हो गया चौकीदार। जागीरदार वो होते थे, जमींदार मतलब जागीरदार नहीं, जमींदार वो होते थे जिनके पास खूब सारी प्रॉपर्टी होती थी। एक होते चौकीदार, जो कि उनकी टास्क होती थी टू गार्ड द रीजन फॉर विच दे कलेक्ट टैक्स, मतलब कोई भी जगह पे गार्ड करते थे और कोई आता था कोई जाता था उसके लिए टैक्स वसूलते। तो वो काम हो जाते थे या तो जमींदार या जागीर चौकीदार। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए कि ये चीज़ का हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री पता होना चाहिए अपन को, मीना मूवमेंट की हिस्ट्री क्या है। ठीक है, अब क्या हुआ था, दिक्कत कब हुई थी, 1924 के अंदर। 1924 के अंदर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक एक्ट पास कर दिया था। उस एक्ट का नाम था क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट। तो क्रिमिनल्स मतलब ट्राइब एक्ट करके जो निकाला था जयपुर स्टेट ने, तो उन्होंने क्या कर दिया था, बैन कर दिया था 1930 में उन सबको, किनको, मीना ट्राइब्स को। और ऐसा उसमें प्रावधान डाला था कि जितने मैन और वुमेन होंगे जो 25 साल से ऊपर होंगे, उन सबको डेली अटेंडेंस देनी पड़ेगी लोकल पुलिस स्टेशन में, मतलब मैंडेटरी कर दी थी। तो ये चीज़ से क्या हो गया था, एक तरह से कह सकता हूँ कि भाई किसी को भी अगर बोले जाए, पर्टिकुलर किसी भी कास्ट को, किसी जनजाति को अगर ऐसा बोला जाए कि आपको ये पुलिस स्टेशन जाके हर दिन आके आपको यहाँ पर अटेंडेंस देनी पड़ेगी, तो कितना गंदा लगेगा। तो उस कास्ट को पर्टिकुलर लगेगा कि हमारी ऐसी गलती क्या, हमने ऐसा क्या किया, गलत ही चीज़ है ना। तो इसलिए क्या किया था इन्होंने, मीना कम्युनिटी स्ट्रांगली अपोज दिस लॉ एंड इन 1933 द मीना क्षत्रिय महासभा वॉज फॉर्म विच रिक्वेस्टेड द गवर्नमेंट टू रिपेल द क्रिमिनल प्रोफेशन एंड ट्राइब एक्ट। सो देखो, आप हमको इनसे सीख लेनी चाहिए, जो यहाँ पर इन्होंने उस टाइम जो मूवमेंट चलाया था, इनसे सीख लेनी चाहिए कि अगर किसी ने हम पे कीचड़ उछला तो हम उस कीचड़ को उछलने नहीं देंगे, हम इम्प्रूव करेंगे। ये वाली क्वालिटी बहुत अच्छी चीज़ है। ये आज भी अगर हमारे जो यंग स्टूडेंट्स जो भी हैं, जो भी तैयारी कर रहे हैं एग्जाम की, अगर उन पर कोई ऐसा कीचड़ उठा ले, ऐसा बोल दे कि तो आप तैयारी नहीं कर रहे हो, आप ऐसा कर रहे हो वैसा करो, तो आप बजाय उनको जवाब देने के आप ऐसी मेहनत करो कि आप सेलेक्ट करके बताओ, अपना मुँह बंद हो जाएगा, वो वाली चीज़। तो यहाँ पर जब इन्होंने पूरी कम्युनिटी को ऐसा बोलने लग गए कि आपको वहाँ पर आके मतलब 25 साल से ऊपर आपको लोकल पुलिस स्टेशन जाके अटेंडेंस देनी पड़ी, तो ये बहुत गलत था। तो इसी चीज़ को अपोज करने के लिए सब मीना जो कम्युनिटी सब एक साथ इकट्ठा हुई ट्राइब, और उन्होंने मीना क्षत्रिय महासभा का गठन किया और उन्होंने क्या रिक्वेस्ट किया गवर्नमेंट को कि इस जो एक्ट आया इसको हटा दो। ठीक है, तो बाद में क्या हुआ, इस चीज़ के बाद में अप्रैल 1944 में किसकी प्रेसिडेंटशिप के अंदर जैन जो संत थे मगन सागर, ये जो मैंने बताया, इनकी जो फोटो मैंने डाली है, इनके अंडर में लार्ज गैदरिंग ऑफ मीना कम्युनिटी वॉज हेल्ड एट नीम का थाना। नीम का थाना सीकर लिखा हुआ है ना आज के टाइम पे, बट आज के टाइम पे सीकर लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि अब नीम का थाना नया डिस्ट्रिक्ट बन गया है। ठीक है, तो 1944 के अंदर एक बड़ी सी, मैं कह सकता हूँ कि गैदरिंग हुई। कहाँ पर हुई, नीम का थाना में हुई। किसके अंडरशिप, प्रेसिडेंटशिप के अंदर, जैन मुनि या जैन सेंट मगन सागर। राज्य मीना सुधार समिति हेड बाय पंडित बंशीधर शर्मा वॉज फॉर्म। वहाँ पर क्या हुआ, वहाँ पर एक राज्य की मीना सुधार समिति बनी गई, जिसको हेड किसने किया, पंडित बंशीधर शर्मा ने। ये भी हाईलाइट कर लेते हैं, वॉज फॉर्म। राजेंद्र कुमार अजय वॉज मेड मिनिस्टर एंड लक्ष्मी नारायण जोड़वाल मेड एज अ जॉइंट मिनिस्टर। ये देखो कुछ सारे याद रखने पड़ेगा, बंशीधर आपको याद रखना पड़ेगा नाम, आपको राजेंद्र कुमार अजय नाम याद रखना पड़ेगा, लक्ष्मी नारायण जोड़वाल याद रखना पड़ेगा, और जैन सेंट मगन सागर का भी नाम याद रखना पड़ेगा, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, इस कमिटी ने मिलके 3 पॉइंट्स रखे थे प्रोग्राम। क्या, पहला तो रिमूविंग द इवल प्रेवलेंट इन मीना सोसाइटी। अगर मीना सोसाइटी में कुछ गलत हो रहा है जिसके वजह से ये ब्रिटिश गवर्नमेंट या जो भी गवर्नमेंट अपने इनके खिलाफ कुछ गलत डाल रही है, तो उस इविल चीज़ को हटाना है। ठीक है, दूसरा, मोमेंट फॉर रिपेल ऑफ लॉज लाइक क्रिमिनल ट्राइबल है। अब वो चीज़ जब हट जाएगी तो हम पे जो मतलब उन पे जो कह सकता हूँ ये जो एक्ट लगाया गया था, कौन सा, क्रिमिनल वाला, जो भी अटेंडेंस देने वाला, तो ये भी हटाओ। फिर तीसरा, चौकीदारी सिस्टम जो चल रहा है उस चीज़ को भी अबॉलिश करना है। क्यों हम चौकीदारी करें, वो वाली चीज़ है। तो उन्होंने बोला कि हम क्यों चौकीदारी करें, ये वाली चीज़ है। फिर कमिटी बनेगी स्टेट वाइज मूवमेंट इन 1945 अंडर लीडरशिप ऑफ लक्ष्मी नारायण जोड़वाल। तो लक्ष्मी नारायण जोड़वाल तो पहले लिखा था, उनकी ये फोटो है, लक्ष्मी नारायण जोड़वाल की फोटो है।
तो उन्होंने क्या कमेटी बनाई 1944 में। तो ये जो हुआ था मतलब मगन सागर का जो बना था नीम का थड़ा में जो पूरा सबमिट किया था, सेशन किया था, उसमें जो भी निकले थे, उसके बाद में 1 साल बाद के अंदर स्टेट वाइज पूरा इन्होंने, मैं कह सकता हूँ कि मूवमेंट लॉन्च किया था। और ये मूवमेंट मैं कह सकता हूँ बहुत सक्सेसफुल रहा था। On December 31st, 1945, the session of the All India Princely State Council was held in Udaipur under chairman of Pandit Nehru, where these laws were criticized. उसी टाइम पे 1945 के अंदर 31 दिसंबर को पूरे इंडिया के प्रिंसली स्टेट काउंसिल हेल्ड हुआ था। कहाँ पर हुआ था? उदयपुर के अंदर, जहाँ पर जो चेयरमैन थे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। वहाँ पर भी इन्होंने जाके वहाँ पर ये चीज़ हाईलाइट करी थी और ये चीज़ का क्रिटिसिज्म किया था, और वहाँ पर सबने क्रिटिसिज्म किया था कि ये चीज़ गलत हो रही है। ठीक है। ऑन अक्टूबर 28, 1946, ह्यूज कॉन्फ्रेंस वॉज ऑर्गेनाइज एट बागावास वेयर चौकीदार मीना वॉलंटरी रिजाइन फ्रॉम द वर्क ऑफ वॉचमैन, एंड दिस डे वॉज सेलिब्रेटेड एज मुक्ति दिवस। Now this is very important, that if the question arrive that which day is particularly called as the Mukti Divas for the Meena tribe, then you have to answer the question as 28th of August, 28th of October, and if it asks the question, जैसे ईयर का क्वेश्चन पूछ लिया, तो इट इज इन 1946। क्या हुआ था? 1946 को बागावास के अंदर बहुत बड़ी गैदरिंग हुई थी, कॉन्फ्रेंस हुई थी, और उसमें चौकीदार जो मीना थे उन्होंने वॉलेंटरी मतलब खुद की मर्जी से रिजाइन दे दिया था। कौन से वर्क से? वॉचमैन से। उस दिन को क्या बोला जाता है? मुक्ति दिवस। ठीक है। और ये जब इतना सारा हुआ तो उसके बाद में फ़ायदा क्या हुआ कि जो क्रिमिनल प्रोफेशन एक्ट जो सरकार ने निकाला था वो अबॉलिश हो गया था। कब? 1952 में। तो आप देख सकते हो 1924 के अंदर ये चीज़ करी गई थी। कब करी गई थी? 1924 के अंदर ये एक्ट आया था, और ख़त्म कब हुआ? 1952 के अंदर। तो देखो इन्होंने काफ़ी सारा इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई, और ये चीज़ बहुत, आप मैं देख सकता हूँ कि आप जैसे पढ़ोगे ना आपको एकदम गर्व होगा कि कितना आप कैसे काम करा सकते हैं। जो चीज़ गलत है वो गलत है। ठीक है। अब हमने यहाँ पर 3 हमने पोमेंट्स कंप्लीट कर लिए। पहले भगत कर लिया, एक ही कर लिया, फिर हमने मीना मूवमेंट कर लिया। अब हम आज का जो टॉपिक है, हमारा जो क्लास का लास्ट टॉपिक कंप्लीट कर देंगे। इसका नाम क्या है? भील मूवमेंट। अब देखो भील मूवमेंट मेवाड़ के बारे में ऐसा है कि बेसिक बताता हूँ आपको। भील की जो जनजाति जहाँ पर कहाँ रहती है वो जगह है बोमत इलाका, सदर्न वेस्ट रीजन ऑफ मेवाड़ is called as Bomat. Bhil and Gracia Live tribe living there contribute towards the security of Mewar. Thus, royal seal of Mewar has portrait of Bhil archer alongside a Rajput warrior. इसका भी हिस्ट्री बताऊंगा क्यों है, क्योंकि देखो इतिहास जब पढ़ते हैं, हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो जब मेवाड़ के अंदर हम पढ़ते हैं तो जो भील की जो मैं कह सकता हूँ कि जो एक अलग से आर्मी होती थी, और वो हर टाइम महाराणा जो भी आए उनकी मदद करी है। तो भीलों का जो इम्पोर्टेंस है ना बहुत ज़्यादा है मेवाड़ के अंदर। तो वो देख सकता है कि जो रॉयल सील है, मतलब रॉयल मैं कह सकता हूँ मेवाड़ के राजाओं की जो सील है, उसके अंदर भीलों के आर्चर लेके अलॉन्ग साइड राजपूत वॉरियर एक पोर्ट्रेट बनी हुई है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ब्रिटिश एस्टैब्लिश, इस वजह से ब्रिटिश ने क्या है इस्टेब्लिश करी कि मेवाड़ भील क्रॉप्स इस्टेब्लिश करेगी। क्वेश्चन पूछ सकते हैं मेवाड़ भील क्रॉप्स कब आई थी? 1841 में, इन द नेम ऑफ एस्टैब्लिशिंग पीस इन बोमत रीजन एंड मेड केरवाड़ा एज इट हेडक्वार्टर्स। ठीक है। ये इसलिए बनाई गई थी, मगर क्या पता कि वहाँ पर कोई दिक्कत खराब हो जाए, अगर चीज़ एक्सकलेट हो जाए तो चीज़ को मतलब मैं कह सकता हूँ कंट्रोल या सप्रेस करने के लिए वहाँ पर मेवाड़ भील क्रॉप्स बनाई गई थी 1841 में। अब 1881 में मेवाड़ गवर्नमेंट वांटेड टू कैरी आउट सम एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सोशल रिफॉर्म्स। हियर भील्स रिवोल्टेड बिकॉज दे लव द ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ। दिस इज ऑलरेडी आई एम टेलिंग इनिशियली वीडियो में क्या बोल रहा था मैं, कि यही अपनी ट्रेडिशनल लाइफ को बहुत इंपॉर्टेंस देते थे। लेकिन जो मेवाड़ गवर्नमेंट थी 1881 में ये चाहती थी कुछ और रिफॉर्म्स चाहती थी, एडमिनिस्ट्रेशन और सोशल रिफॉर्म्स, जो भील्स नहीं चाहते थे। ठीक है। क्यों? क्योंकि वो क्या काफ़ी चीज़ें गलत हो रही, जैसे क्रिश्चियन मिशनरी आते थे। ठीक है। कंसिडर दैट द ट्राइबल एरियाज द बेस्ट सूटेड फॉर रिलीजियस कन्वर्जेशन। तो क्रिश्चियन मिशनरी थे जो भाई क्रिश्चियन में कन्वर्ट करते थे, मतलब तो रिलीजन को, तो वो समझते थे कि ट्राइबल जो इलाके हैं वो बेस्ट सूटेबल जगह है जाके रिलीजियस कन्वर्जन कर सकते हैं। फिर 1991 और से लेके ये 92 है, ठीक है ना, एक सेकेंड, 1991 से 1992 के अंदर भील्स ऑफ उदयपुर स्टेट रिवोल्टेड अगेंस्ट ब्रिटिश एंड द उदयपुर स्टेट व्हिच प्रूफ टू मोस्ट सीवियर भील रिबेलियन ऑफ द 90th सेंचुरी। और जहाँ पर हम जानते हैं कि भील जो सबसे ज़्यादा मदद करते थे, सबसे ज़्यादा हेल्पर थे किसके? मेवाड़ के। ठीक है। तो वहाँ पर बोला गया 19th सेंचुरी सबसे बड़ा भील रिबेलियन कहाँ पर स्टार्ट हुआ था? उदयपुर में स्टार्ट हुआ। क्यों? क्योंकि वहाँ पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने काम करते रहे, उनको वो तो कॉम्प्लेक्स होता रहा और ये गड़बड़ होती रही। और मार्च 26, 1881 द आर्मी, ये भी 18 ही है, सॉरी, ओके, दिस इज ऑल्सो 18, ओके, यहाँ पर आए नहीं ना, 18 ही है, हाँ, ओके। सो ऑन मार्च 26, 1881 द आर्मी लेड बाय स्टेट रिप्रेजेंटेटिव मामा अमन सिंह एंड ब्रिटिश रिप्रेजेंटेटिव
Lonergan reached Barapal and burned hundreds of Bhil's hut to ashes on March 27. Bhils from over all Mewar joined the rebellion. अब देखो एक्चुअल में क्या था उस टाइम तक, तो क्या भील काफ़ी सारा रिबेलियन स्टार्ट हुआ था, काफ़ी लोग मिले थे। बाद में गलती ये करी कि 26 मार्च 81 के अंदर जो आर्मी के रिप्रेजेंटेटिव थे, किसके, अपने मेवाड़ के, कौन थे, मामा अमन सिंह, और ब्रिटिश के कौन थे, लोनेरगन, दोनों चले कहाँ पहुँच गए, बारापाल। और बारापाल में जाके जितने भी भीलों की जो मैं कह सकता हूँ मैक्सिमम जो थे, हंड्रेड्स ऑफ भील्स के जो हट थे सबको जला दिया और सबको मार दिया, और जो भी था, जो भी चीज़ सामने आई, जब चीज़ जला दी। तो इससे क्या हुआ, और भी मतलब ये तो नेगेटिव इफेक्ट कर गया, और जो भी भील जो नहीं मतलब शामिल थे इस मोमेंट के अंदर, वो भी शामिल हो गए। यही है, भील्स फ्रॉम ऑल ओवर द मेवाड़ जॉइन द रिबेलियन। Finally, negotiation led by Colonel Walter ended with an agreement in which Bhils were given concessions in their forest rights and taxes. तो फाइनली इतना दिक्कत करने के बाद में, इतना सब होने के बाद में, ब्रिटिश गवर्नमेंट से कर्नल वॉल्टर आए, उन्होंने एक एग्रीमेंट किया, और एग्रीमेंट के अंदर ये बोला गया कि भील्स को फॉरेस्ट राइट पूरा दिया जाएगा जो उनका था पहले से, और जो टैक्सेस थे उसमें भी थोड़ी सी मैं कह सकता हूँ कि रिलीफ मिल दी जाएगी। ठीक है, तो आज ये वाला टॉपिक कंप्लीट करके हमने भील मूवमेंट भी बेसिक कंप्लीट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर हमने आज के जो चारों टॉपिक है अच्छी तरह से कंप्लीट कर लिए, और मुझे लगा नहीं था इतनी लंबी वीडियो चली जाएगी, बट वीडियो चली गई है। तो अब आपको कुछ नहीं करना है, पहले तो देखो मेरा सबसे पहले आपसे एक ही चीज़ रिक्वेस्ट है कि चैनल पे जाइए और चैनल पे जाके सब्सक्राइब कीजिए, बस सब्सक्राइब कर लो, न्यू वीडियो आएगी तो आपको अपडेशन मिल जाएगा। ठीक है, बाद में जो भी वीडियो देखते हो उस वीडियो को पूरी कंप्लीट देखो, ताकि आपको कोई चीज़ स्किप नहीं हो, क्योंकि मैं हर चीज़ स्टोरी के टाइप से बताऊँगा, क्योंकि हिस्ट्री याद करनी तो स्टोरी पढ़नी पड़ेगी, रटा नहीं मानना, स्टोरी देखो, स्टोरी क्यों ज़रूरत पड़ी हर चीज़। फिर टेलीग्राम ग्रुप पे इसकी नोट्स मिल जाएंगे, और हाँ, ये सारे एग्जाम्स के लिए मतलब हेल्पफुल है। भले आप RS दे रहे हो, वीडियो दे रहे हो, LDC, CET, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, AO, RO, JEN, AEN, कांस्टेबल, पटवारी, लेवा असिस्टेंट, जो भी राजस्थान के एग्जाम है, एग्रीकल्चर वाले एग्जाम, सब एग्जाम जहाँ जहाँ राजस्थान हिस्ट्री पूछी जाती है उन सब के लिए रेलेवेंट रहेगी वीडियो, बिल्कुल। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो में थोड़े से ट्रैवल के और मूवमेंट्स होंगे, और फिर हम स्टार्ट करेंगे पीजेंट मूवमेंट्स। अब पीजेंट मूवमेंट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अब जो वीडियोस आई कंटिन्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। 1857 क्रांति होगी, ट्रैवल मूवमेंट हो गया, पीजेंट मूवमेंट हो गया, ठीक है, फिर आ जाएगा प्रजामंडल, आ जाएगा, फिर आ जाएगा राजस्थान इंटीग्रेशन। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चार टॉपिक्स है, और इन सब में से 2-2, 3-3 क्वेश्चन फिक्स है, आते ही आते हैं, तो बहुत डिटेल में पढ़ना है। ठीक है ना, तो बस नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अब देखो थोड़ा सा दिक्कत नहीं, अगर ऑडियो क्वालिटी में दिक्कत है तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब आपको देखो थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मैं एडिटिंग का टाइम नहीं है मेरे पास, वॉइस कैंसिल नहीं हो पा रही है, तो वैसे रो वीडियो डाल दूंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।